नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। मैं हूं अजय मिश्र। कारोबार जगत की तमाम खबरों पर रहती है हमारी नजर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइंस पर। उभरती अर्थव्यवस्थाओं में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में भारत का दबदबा। $228 मिलियन में से भारत में सबसे ज्यादा $132 मिलियन का निवेश। चीन के ग्रोथ इंजन के टैग को दिया झटका। आज से मुंबई में शुरू होगा वैश्विक समुद्री भारत शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की होगी शुरुआत। रूस के राष्ट्रपति पुतिन BRI सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे चीन की राजधानी बीजिंग। पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात कर बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट पर करेंगे चर्चा। एशियाई बाजारों में तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत। सेंसेक्स और निफ्टी भी खुले बढ़त के साथ। कल नुकसान में बंद हुए थे भारतीय शेयर बाजार। ये कुछ बड़ी खबरें हैं जिन पर रहेगी हमारी नजर, लेकिन शुरुआत करते हैं इकोनॉमी टुडे की आज की सबसे बड़ी खबर, जो कि मुंबई से आ रही है। मुंबई के MMRDA मैदान में 17 से 19 अक्टूबर तक ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन होने जा रहा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी शुरुआत की जाएगी। सम्मेलन देश के विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इस दौरान प्रधानमंत्री देश को कौन सी नई परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट यानी GMIS 2023 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। यह शिखर सम्मेलन 17 से 19 अक्टूबर तक मुंबई के MMRDA मैदान में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक रोड मैप अमृतकाल विजन 2047 का अनावरण करेंगे। 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं द्वारा बंदरगाह सुविधाओं को बढ़ाने, टिकाऊ कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने का उद्देश्य है। साथ ही प्रधानमंत्री गुजरात में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित होने वाले टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल की आधारशिला रखेंगे। इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP के माध्यम से विकसित किया जाएगा। इस टर्मिनल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र के रूप में उभरने की संभावना है। यह टर्मिनल भावी पीढ़ी के जहाजों का रखरखाव करेगा और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे यानी IMEEC के माध्यम से भारतीय व्यापार के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करेगा। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री समुद्री क्षेत्र में वैश्विक और राष्ट्रीय साझेदारी के लिए 7 लाख करोड़ से अधिक के 300 से अधिक समझौता ज्ञापन भी समर्पित करेंगे। देश के सबसे बड़े समुद्री कार्यक्रम में यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य एशिया, मध्य पूर्व एशिया और बिम्स्टेक क्षेत्रों के देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री भाग लेंगे। साथ ही दुनिया भर से वैश्विक CEO, व्यापारिक नेता, निवेशक, अधिकारी और अन्य हितधारक भी भाग लेंगे। इसके अलावा शिखर सम्मेलन में कई भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व मंत्रियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा भी किया जाएगा। इस सम्मेलन में भावी बंदरगाहों सहित समुद्री क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने, तटीय शिपिंग और अंतर्देशीय जल परिवहन, जहाज निर्माण, मरम्मत और पुनर्चक्रण, वित्त, बीमा और मध्यस्थता, समुद्री क्लस्टर, नवाचार एवं प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा तथा समुद्री पर्यटन समेत अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही यह सम्मेलन देश के समुद्री क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट मंच भी प्रदान करेगा। आपको बता दें कि पहला मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2016 में मुंबई में आयोजित किया गया था एवं दूसरा सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से 2021 में आयोजित हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। योगेश कुमार सीतल हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से लाइव सीधे इस बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक पर। योगेश, क्या कुछ अपडेट है? क्या आज हाइलाइट्स रहने वाले हैं? तीसरा सम्मेलन है और मुंबई से इसकी शुरुआत हुई थी। कितनी तैयार है मुंबई इसके लिए?
गुड मॉर्निंग अजय। देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री का जब उद्बोधन होगा तब ये देखा जाएगा कि अगले 10 साल का खाका क्या होता है, क्योंकि अगर आप देखें तो चाहे वो पीएम गति शक्ति हो जो कि 2021 में लॉन्च किया गया था, इसके अलावा अगर आप देखें तो जिस तरीके से सागरमाला प्रोजेक्ट रहा, करीब 5.5 लाख करोड़ का ये प्रोजेक्ट था। कई सारी योजनाएं इसके तहत की गई, मैरीटाइम की जितनी भी योजनाएं थी, पोर्ट शिपिंग की कर लें, अगर आप पोर्ट का कर लें, शिप बिल्डिंग की कर लें, शिप मेंटेनेंस का कर लें, इनलैंड वाटर कनेक्टिविटी की कर लें, कई सारी ऐसी चीजें थी जो कि काफी तेजी से की गई और कई सारे प्रोजेक्ट्स खत्म भी हुए। अगर आप देख लें तो जो 12 मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया में, उनमें काफी मॉडिफिकेशन हुआ। 2030 तक का ये भी लक्ष्य रखा गया कि काफी जो पोर्ट्स हैं उनको सेल्फ सस्टेनेबल किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी पर। इसके साथ ही 2047 का बड़ा खाका खींचा गया है सरकार के द्वारा, जो कि विकसित राष्ट्र की एक परिकल्पना नरेंद्र मोदी सरकार लेकर चल रही है। 2047 तक कोशिश ये की जा रही है कि पोर्ट को और भी ज्यादा किस तरीके से मॉडिफाई किया जा सके और जिस तरीके से सेल्फ सस्टेनेबिलिटी किया जा सके। जैसा कि रिपोर्ट्स में भी आपने देखा है, चाहे वो हाइड्रोजन मिशन हो, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर जो इंडिया का कमिटमेंट है यूएन के मंच पर, इन सब चीजों को अगर आप देखें तो ये जो कॉन्फ्रेंस है वो काफी महत्वपूर्ण होगा। करीब 70 से ज्यादा देश के लोग जो है, जो उनके प्रतिनिधि हैं, जो सीईओ है, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। सर्बानंद सोनोवाल जो कि मंत्री हैं वो यहाँ पे रहेंगे, जो सबॉर्डिनेट मिनिस्टर्स हैं वो भी यहाँ पे रहेंगे। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको एक व्यू दिखाएं। अंदर जो है, अंदर ये समिट होने वाला है, 3 दिनों का ये समिट है और जहाँ पे जो गणमान्य लोग हैं, जो अतिथि हैं, वो यहाँ पे आने जो है धीरे धीरे करके शुरू हो गए हैं और दोपहर में जो है अलग अलग सेशन में, अलग अलग सत्रों में ये कार्यक्रम जो है ये यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा अगर मैरीटाइम की अगर बात करें अजय, अगर व्यापक रूप से, अगर कॉम्प्रिहेंसिवली अगर देखें तो मैरीटाइम में इंडिया पहले भी आगे था, लेकिन जिस तरीके से रिपोर्ट्स में भी आई, जो कॉरिडोर पे बेसिकली बात हो रही है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इस कॉरिडोर को कितना मजबूत किया जा सकता है, कितनी इसमें पोटेंशियल है जिसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है और किस तरीके से ये एक जीवनदान हो सकता है पूरे अगर आप क्षेत्र को देख लें तो उसको लेकर जो है, जो ड्राफ्ट टर्मिनल का जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री रखेंगे, उसमें भी देखना होगा प्रधानमंत्री क्या तस्वीर रखते हैं, क्योंकि चाहे वो जेएनपीटी की बात करिए या फिर जो आंध्र प्रदेश के पोर्ट्स हैं, तमिलनाडु के पोर्ट्स हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ब्लू इकोनॉमी की एक नया विजन शायद आज देश को मिलने वाला, उस पर सभी की निगाह रहेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस लिहाज से भी क्योंकि चीन इस वक्त, जिस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं, वहां बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर चर्चा शुरू हो चुकी है, पुतिन वहां पहुंच चुके हैं और आपने जिक्र किया इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का, जिसका जिक्र G20 के दौरान जिसको लॉन्च किया गया और पूरी दुनिया उसका इंतजार कर रही है। क्या हम माने कि ब्लू इकोनॉमी में भी भारत अब एक लीडरशिप लेने के लिए तैयार है? बिल्कुल, जिस कॉरिडोर की बेसिकली मैं अगर आपको हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये जो है ये निश्चित तौर पर मील का पत्थर होगा। अगर आप देखें तो चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे आप देखें क्षेत्र पे उसमें स्टेप्स लिए गए। रिसेंटली आपने देखा होगा कि जिस तरीके से सागरमाला प्रोजेक्ट है उसके तर्ज पर जो है, जो पुरुषोत्तम रूपाला जो कि फिशिंग मिनिस्ट्री में है, उन्होंने प्रॉपर, उसके जो मिनिस्टर है उन्होंने जो है प्रॉपर समुद्री मार्ग से पूरी जगहों की अलग अलग चरणों में यात्रा की थी और सागर परिक्रमा के जरिए जो ये यात्रा की गई थी उसमें हम लोग खुद भी शामिल थे। मैं खुद उनके साथ जो है मुंबई से गोवा तक गया था, जिसमें वो रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग होते हुए वो आगे तक गए थे। इस बीच में न केवल फिशिंग से जुड़े हुए क्षेत्रों को देखा गया, बल्कि जो शिपिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि बंदरगाह की मूलभूत संरचना है, उसको किस तरीके से अपग्रेड किया जाए, किस तरीके से उसको ग्लोबल जो स्टैंडर्ड है उसके कंपैरेटिबल में उसको लाया जा सके, इन सब चीजों पर भी ध्यान दिया गया। इसके अलावा पिछले दिनों जो है अगर आप देखें तो सिटी टू सिटी कनेक्टिविटी, माल ढुलाई की बात पहले ही सरकार कई मंचों पर कह चुके हैं, नितिन गडकरी कई बार कह चुके हैं। जब वो नितिन गडकरी इस क्षेत्र के मंत्री थे तब उन्होंने कहा था, क्योंकि ये योजना तभी शुरू हुई थी और तब उन्होंने भी कहा था कि किस तरीके से जो समुद्री यातायात है उसको मजबूत किया जाएगा। आपने देखा था कि किस तरीके से असम तक जो है गंगा के तहत जो है क्रूज को ले जाया गया था, क्रूज टर्मिनल को बढ़ाया गया। खुद मुंबई में जो है मुझे लगता है इस साल के अंत तक या अगले साल तक जो वहां का ग्लोबल क्रूज टर्मिनल है उसको शुरू कर दिया जाएगा। तो कई तरह के काम किए जा रहे हैं। अगर आप देखें तो पड़ोसी मुल्क में या पड़ोसी राष्ट्र में जिस तरीके से स्टेप्स लिए जा रहे हैं, सभी को मालूम है कि आगे जो है तकनीक का जो तकनीक है उस पर आधारित जो व्यवस्था है वो काफी ज्यादा रहेगी। प्रधानमंत्री खुद तकनीक को हमेशा प्राथमिकता देते रहे। योगेश, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और मुंबई से हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे लगता है कि ब्लू इकोनॉमी एक नई उभरती हुई अर्थव्यवस्था है जिस पर युवाओं को भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि रोजगार की भी बड़ी संभावना इस क्षेत्र में आने जा रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे, क्योंकि बहुत सारी खबरें हैं जिन पर लगातार हम निगाह बनाए हुए हैं।
साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आप सभी का इकोनॉमी टुडे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से बातचीत की। इस दौरान भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार को लेकर के चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने भारत में क्रोमबुक के निर्माण के लिए एचपी के साथ गूगल की साझेदारी की सराहना की और कहा कि उसकी 100 भाषाओं की पहल काफी अच्छी है। एआई टूल को भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराने के प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में वैश्विक फिनटेक संचालन केंद्र खोलने की गूगल की योजना का भी स्वागत किया। वहीं सुंदर पिचाई ने भी यूपीआई का लाभ उठा करके भारत में वित्तीय समावेशन में सुधार करने की गूगल की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। पिचाई ने भारत के विकास में योगदान देने के गूगल की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने गूगल को एआई शिखर सम्मेलन पर आगामी वैश्विक साझेदारी में योगदान देने के लिए आमंत्रित किया है। एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में की जाएगी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हमारा आज का फोकस होगा। हम समझने की कोशिश करेंगे कितना बड़ा बाजार है, लेकिन उससे पहले अहम खबर जिसका हम जिक्र पहले भी कर रहे थे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस वक्त चीन की राजधानी बीजिंग पहुंच चुके हैं और रूस के राष्ट्रपति पुतिन बीआरआई सम्मेलन यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बीजिंग पहुंचे हैं। पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात करेंगे, बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट पर चर्चा करेंगे। इससे पहले पुतिन चीनी समकक्ष के साथ 40 मुलाकातें कर चुके हैं। प्रोजेक्ट से जाम्बिया और श्रीलंका जैसे देश कर्ज के फंदे में फंस चुके हैं, यह बड़ी बात है। रूस और चीन एनर्जी सेक्टर में बड़े भागीदार हैं। चीन में करीब 1/3 से ज्यादा कच्चा तेल रूस से ही इंपोर्ट होता है। चीन बीआरआई को प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी बता रहा है और पुतिन को अपना प्रिय मित्र। देखना होगा कि क्या कुछ निकलता है इस सम्मेलन में और बीआरआई को वाकई आगे लेकर के जा सकता है। चीन 10 साल हो चुके हैं, 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। फिलहाल प्रोजेक्ट की शुरुआत नहीं हुई। बाजारों पर निगाह डाल लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी से शुरुआती संकेत सकारात्मक मिले और इसी वजह से आज हमने देखा कि भारतीय बाजार बेहतर तेजी के साथ खुले हैं। गिफ्ट निफ्टी 20 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। सेंसेक्स और निफ्टी की ओपनिंग देखते हैं, वहां भी अच्छी तेजी के साथ आज सेंसेक्स की ओपनिंग हुई है। तो 302 अंक ऊपर 66,470 का स्तर दिखाई दिया आज सुबह के कारोबार में और निफ्टी ने भी कुछ इसी तरह का रुख दिखाया, जहां पर जो तेजी है वो दिखाई दी। इस वक्त अगर हम देखें तो निफ्टी का जो स्तर है वो 91 अंक ऊपर नजर आ रहा है। ये आपकी स्क्रीन पर 19,824 का स्तर। इस वक्त देखें तो कोई भी इंडाइसेस नेगेटिव बायस के साथ कारोबार नहीं कर रहे हैं। पीएससी, ऑयल गैस, मेटल, हेल्थ केयर, एफएमसीजी, कंस्ट्रक्शन, हर सेक्टर में इस वक्त तेजी के साथ शुरुआत हो रही है। कहां पर ज्यादा खरीदारी है वहां पर आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं आज के टॉप गेनर्स। आज के टॉप गेनर्स में ग्रासिम, एचडीएफसी बैंक, एलटीआईएम, एक्सिस बैंक और अदानी एंटरप्राइजेस शामिल हैं। जहां पर थोड़ा सा नुकसान हो रहा है निवेशकों को वो भी दिखा देते हैं। आज के टॉप लीडर्स पर निगाह डालें, उसमें डिवाइस लैब, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ओएनजीसी, एलएनटी, टीसीएस, ये सबसे ज्यादा मुश्किल के साथ इस वक्त कारोबार करते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा स्टॉक्स रेड में नहीं है, धीरे धीरे जो रेड में थे वो अब वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस तरह का प्रदर्शन रहा अमेरिकी और यूरोपीय बाजारों का वो भी आपको चलते चलते दिखा देते हैं। ग्लोबल मार्केट अपडेट्स में डाउ जोन्स नीचे, S&P 500 45 अंकों पर, नैस्डैक में 160 अंकों की बढ़त दिखाई दी। कल की ये आपके लेवल्स हैं जहां पर आपको अमेरिकी बाजार दिखाई दे। यूरोपीय बाजारों की तरफ चलते हैं। यूरोपीय बाजार में
तेजी का रुख कल दिखाई दिया। लंदन में 31 अंक की बढ़ोतरी, फ्रांस में 18 और जर्मनी का प्रमुख सूचकांक 51 अंक ऊपर बंद हुआ। आज एशियाई बाजारों में तेजी दिखाई दी। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि इमर्जिंग मार्केट्स के इंडेक्स फंड में तेजी दिखाई दी थी। भारत उसमें लीड कर रहा है और चाइना का जो एक ग्रोथ टैग लगा हुआ था, चाइना के ऊपर ग्रोथ इंजन का टैग, उसको भारत ने झटका दिया है। जापान, हैंगसेंग और कॉस्पी तीनों ही बाजार बढ़ते हुए। आज हमने बताया कि सेंसेक्स और निफ्टी भी बढ़त के साथ खुले हैं और इस वक्त अगर हम बात करें सेंसेक्स की तो वहां पर 318 अंकों की बढ़त दिखाई दे रही है। ब्रेंट क्रूड का भाव जल्दी जल्दी जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे लिए। करीब करीब 90 का स्तर बना हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन पिछले एक महीने में हमने देखा कि ये 90 के आसपास अगर एवरेज हम माने, एवरेज भारतीय इंडियन बास्केट का करीब 87 या 88 हो सकता है उसके आसपास। तो ब्रेंट का भाव काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिहाज से। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार आज का फोकस। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। तो स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इकोनॉमी टुडे और अब बात करते हैं आज के फोकस की। आज हमने आपको एक खबर दिखाई जिसमें प्रधानमंत्री ने गूगल के प्रमुख से बात की। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक सम्मेलन दिसंबर में किया जा रहा है जिसको भारत होस्ट कर रहा है, गूगल को आमंत्रित किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी इंपॉर्टेंट है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिहाज से, लेकिन उसमें भी एक जनरेटिव AI है जो कि एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तकनीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि टेक्स्ट, इमेजरी, ऑडियो, सिंथेटिक डेटा सहित अलग अलग तरह की सामग्रियों का प्रोडक्शन कर सकता है। जनरेटिव AI के बारे में हालिया चर्चा में कुछ ही सेकंड्स में आप बहुत ही अच्छी क्वालिटी के टेक्स्ट, ग्राफिक्स और वीडियो बना सकते हैं और यूजर इंटरफेस को एकदम आराम से लोगों तक ले जा सकते हैं। बड़े बड़े लैंग्वेज के मॉडल्स जिन्हें LLM कहा जा रहा है वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और कई यहाँ तक कि बहुत सारे डेटा के जो मॉडल्स हैं उसने एक नई संभावनाओं का युग खोला है जिसमें जनरेटिव AI मॉडल एक आकर्षक आपको स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त देखिए। कार्य टेक्नॉलॉजी, मनोरंजन आणि राजकीय संवादवर विशेषतः US इंडिया बंधनांवर असलेले आहे। मी बॉस्टन मध्ये स्थित एब्रिसची CEO आणि सहसंस्थापक आहे। आम्ही AI आणि Web3 वापरून वास्तविक जगातील अनुप्रयोग तयार करण्याचे काम करत आहोत। 2019 मध्ये मी कॉज आणि संस्कृती आधारित सिनेमासाठी इम्पॅक्ट ॲडवायझर चा कन्सेप्ट क्रिएट केला आणि माझे शेवटचे 2 सिनेमे आहेत द काश्मीर फाइल्स आणि द केरला स्टोरी। शनिवारी गरजे मराठीला भेटूया। Hello all, I'm Priya Samant, CEO and co-founder of Abris. This is my AI avatar. I'm thrilled to virtually meet all of you. Abris is Boston-based company working on building real-world applications using AI. I will be speaking in Hindi, French and Spanish. First, let's start with Hindi. नमस्ते सभी, मैं प्रिया सामंत एब्रिस की CEO और सह संस्थापक हूँ। ये मेरा AI अवतार है। मैं आप सभी से वर्चुअली मिलने के लिए उत्साहित हूँ। एब्रिस एक बॉस्टन आधारित कंपनी है जो AI का उपयोग करके वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों का निर्माण करने पर काम कर रही है। I will speak in French now. Bonjour à tous. Je suis Priya Samant, PDG et cofondatrice d'Abris. C'est mon avatar AI. Je suis ravie de vous rencontrer virtuellement à tous. Abris est une entreprise basée à Boston qui travaille sur la construction d'applications réelles en utilisant le AI. I will speak in Spanish now. Hola a todos. Soy Priya Samant, CEO y cofundadora de Abris. Este es mi avatar AI. Estoy emocionada de encontrarme virtualmente con todos ustedes. Abris es una empresa con sede en Boston que trabaja en la construcción de aplicaciones del mundo real utilizando la AI. मी प्रिया सामंत आहे आणि हा माझा AI अवतार आहे। माझे कार्य टेक्नॉलॉजी, मनोरंजन आणि राजकीय संवादवर विशेषतः US इंडिया बंधनांवर असलेले आहे।
मी बॉस्टन मध्ये स्थित एब्रिसची सीईओ आणि सहसंस्थापक आहे. और आपने ये वीडियो देखा, मल्टीलिंगुअल एआई का इस्तेमाल करते हुए ये वीडियो बनाया गया जिसे हम जनरेटिव एआई कहते हैं. खुद प्रिया सामंत इस वक्त जुड़ रही हैं, जो कि सीईओ और सह संस्थापक है Operate.ai, अमेरिका से जुड़ रहे हैं. प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए. तो ये जो पूरा जनरेटिव एआई है, एआई अभी तक हम सुन रहे थे, ये जनरेटिव एआई है, पूरी दुनिया है क्या? थोड़ा अगर आप आसान भाषा में समझा पाए. धन्यवाद. जरूर जरूर. सो गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को. इट्स अ ट्रू प्लेजर टू बी विद ऑल ऑफ यू. सो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि कंप्यूटर को इंसान की तरह कंटेंट जनरेट करने की ना क्षमता प्रदान करती है. इसका मतलब ये है कि ये क्या करते हैं कि मशीन्स को ट्रेन की, मतलब डेटा, बड़े बड़े डेटा सेट्स होते हैं, उनको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू ट्रेन किया जाता है और उस हिसाब से ये सारे जो नया जो कंटेंट है या टेक्स्ट है या वीडियो जो है वो जनरेट किया जाता है. सो आई मीन फॉर द वर्ल्ड it's a very important thing to know कि generative AI has the potential is, and right now ये revolutionize कर रहा है creative processes को, content generation को, और ये सारे industries को धीरे इसके applications हो रहे हैं. बिल्कुल. मैं वही, हाँ जी प्रिया, मैं वही आपसे जानना चाह रहा था, यूज केसेस बताइए तो थोड़ा लोगों को ज्यादा आसानी से समझ आ पाएगा कि कैसे हम आम जिंदगी में जनरेटिव एआई का इस्तेमाल करने जा रहे हैं. देखिए, आम जिंदगी में तो आजकल लोग कंटेंट, मतलब स्क्रिप्ट जनरेट करने के लिए यूज कर रहे हैं. जैसे कि you have essay to write or you have to do some presentation, उसके लिए करते हैं. ये तो day to day में here and there you use. But what हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग देखिए हर एक कंट्री का स्मॉल बिजनेस इकोनॉमी जो होती है हार्ड होती है, स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस. तो हमारा जो प्रोडक्ट है Operate.ai, वो हम लोग ने रिटेलर्स के लिए बनाया है, जो कि D2C कस्टमर्स है, राइट, जो D2C के माध्यम में है, मतलब डायरेक्ट टू कंज्यूमर जो रिटेल कंपनीज हैं जी, राइट. तो उसमें हम इसका काम कर रहे हैं. व्हाट हम लोग रिटेलर्स को क्या कर रहे हैं कि हम लोग उनको लाइफ साइज एवटार्स दे रहे हैं हमारे प्रोडक्ट. ओके. और उससे वो एआई के माध्यम से वो एवटार्स को ट्रेन कर सकते हैं और अपनी स्टोरी ऑनलाइन लोगों को बता सकते हैं, ताकि कंज्यूमर्स को ब्रांड्स के बारे में पता चले और उन लोगों को सर्च के माध्यम से पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन मिले, जिससे कि ये जो कन्वर्जन है शॉपिंग कार्ट्स का वो काफी हाई हो सकता है. आप कह रहे हैं कि ये मार्केटिंग और सेल्स में थोड़ा सा मदद करने जा रहा है. ये टूल से तो केवल एक चीज हुई, लेकिन क्या ये बहुत सारे स्तर पे क्या नौकरियों को रिप्लेस करेगा? सब लोग ये डर रहे हैं कि एआई आएगा या जनरेटिव एआई आएगा तो जीडीपी को तो कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन ये एम्प्लॉयमेंट को शिफ्ट करेगा. उसके ऊपर थोड़ा सा बताएं. देखिए, अब ये बहुत ही आपने एप्ट क्वेश्चन पूछा है. जब बात करना है कि नौकरियों को खतरा होगा या नहीं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सी, दिस इज अ वेरी वर्सेटाइल टेक्नोलॉजी एंड इट हैज क्या बोलते हैं, द पोटेंशियल टू कॉम्प्लीमेंट द जॉब्स बट नॉट एज अ थ्रेट टू द जॉब्स. ये नौकरियों को रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन रिप्लेस नहीं करेगा. तो आप करें लेबर फोर्स को थोड़ा सा मदद भी करेगा. जो आप कह रहे हैं कि जो एमएसएमईज हैं, मेरे ख्याल से जो तकनीकी तौर पर आप उनको मदद भी कर पाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है. लेकिन स्टार्टअप का जी नहीं, मैं एक ऐड करना चाहूंगी कि प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी से ये बहुत हेल्प करने वाला है. और काफी युवाओं को, क्योंकि मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप देखें, आप हिस्टोरिक डेटा देखें तो डेकेड एंड अ लिटिल बिफोर दैट क्रिएटिव इकोनॉमी आई थी, जिससे लोगों को डर लगा था ये इंस्टाग्राम क्या है, मतलब या ये यूट्यूब क्या है, पर इससे यू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी. And it was benefited. It benefited the nations. It benefited the individual, and it grew the economy. It is going to be the same with it, but very very efficient. Where machines will play a very good role. बिल्कुल. प्रिया, क्या आप भी एक स्टार्टअप हैं अमेरिका में जो भारत से गई हैं, और भारत के स्टार्टअप्स के साथ या यहाँ की कंपनीज के साथ भी आप काम करने की प्लान कर रही हैं क्या?
तो हमारा जो ये अपग्रेड प्रोडक्ट है वो हमने अभी एक शॉपिफाई के इकोसिस्टम के लिए बनाया है और हम जो इंडिया के ब्रांड्स हैं हम उनके साथ अभी काम करना शुरू कर रहे हैं वेयर यू नो वी वांट टू हेल्प एंड एलिवेट एंड प्रमोट दोस बिजनेसेस एंड इट्स नॉट ओनली कंस्ट्रेन्ड टू एनी जियोग्राफी बिकॉज यू नो वी आर इन दैट इकोसिस्टम लेकिन थ्रू आउट द वर्ल्ड जितने भी सारे ब्रांड्स या यू नो बिजनेसेस हैं जो इस इकोसिस्टम में है अब वो हम हमारे अपग्रेड के through they can elevate their shopping carts which will benefit their businesses and will give a very good experience to their customers. एम्प्लॉयमेंट की कितनी संभावना है? जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो शायद करियर के अभी बिल्कुल अपने शुरुआती दौर में हैं, क्या ये वाकई संभावना का एक नया क्षेत्र है जहां पर लोग अपने हाथ आजमा सकते हैं? एब्सोल्युटली, देखिए ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए लेकिन आपको यू नो कंटेंट जनरेशन या यू नो हाउ टू काइंड ऑफ ब्रिंग क्वेरीज टुगेदर प्रॉम्प्ट को कैसे यू नो मोर एफिशिएंट किया जा सकता है। मैं एग्जांपल देती हूँ, हमने समर में इंटर्नशिप दी थी और हमारे इंटर्न्स वो हाई स्कूल के बच्चे भी थे जैसे कि वो 10वीं में जाने वाले थे उससे लेकर जो मास्टर्स करने आए हैं वो एज के बच्चों ने हमारे लिए काम किया था समर में एआई पे एंड दे हैड अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस बिकॉज हम लोग ने उनको हाथ पकड़ के ट्रेन किया कि आप मॉडल्स को कैसे ट्रेन कर सकते हैं, आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे कर सकते हैं बिकॉज दिस इज द फ्यूचर एंड वी हैव टू एम्ब्रेस इट विद ओपन हार्ट बिकॉज यू नो आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ एजुकेशनल एंड लर्निंग कर्व हियर बट दिस इज द फ्यूचर एंड इट्स गोइंग टू बी ब्राइटर फॉर एवरीवन। प्रिया सामंत, मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत धन्यवाद अमेरिका से, खासतौर पर मिडनाइट आपके लिए तो बिल्कुल रात है, आप फिर भी जुड़े इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। इकोनॉमी टुडे के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही, लेकिन हमारी नजर बनी रहेगी जो ग्लोबल मैरीटाइम समिट है, साथ ही साथ चाइना में BRI कोई जो समिट चल रही है उसको लेकर के तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।